क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे आयुर्वेद, हमारे दर्शन जो हमारे देश के हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे देश का, वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यानी कि सब लोग सुखी हों और सब लोग निरोगी हों, और जिस तरीके से हेल्प हो सके हम उस व्यक्ति की मदद करें कि वो सुखी कैसे हो, जिस तरह से हो सके हम उस व्यक्ति की मदद करें कि वो व्यक्ति निरोगी कैसे हो। तो जब हम बात करते हैं कि सबको सुख मिले और सब लोग को निरोगी हों, इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार कहा जा रहा है कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। यानी कि यदि हम अपने शरीर के जो त्रिदोष हैं उनको बैलेंस करें, यदि हमारी जो सप्त धातु है उसको बैलेंस करें, जो हमारे शरीर से मल का त्याग हो रहा है, यदि ये समान रूप में यानी कि बैलेंस रूप में होता रहे तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। और हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो कह रहा है कि सिर्फ बीमारी का न होना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य होने के लिए उसको कहा जाएगा जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। ये हो गई हमारी हेल्थ की डेफिनेशन। सवाल एक और आता है कि हमारा जो शरीर है, ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैसे बना है हमारा शरीर। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि हमारा जो शरीर है ये बना हुआ है सेल से। यानी कि हमारा शरीर बना हुआ है कोशिका से। कोशिका मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। ये एक सिंपल सी अवधारणा है। और आयुर्वेद ये कहता है कि जो हमारा शरीर है वो बना हुआ है पंच तत्वों से, है ना। और ये पंच तत्व मिलके हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में बीमारी कैसे आती है, बहुत सिंपल, कि हमारी जो सेल है, सेल के अंदर जाता है न्यूट्रिशन, जाता है ऑक्सीजन, इससे बनती है एनर्जी और बनता है वेस्ट। तो जब कभी भी हमारी इस सेल के ऊपर खान पान में गड़बड़ी करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, रेडिएशन जाता है, जीवन शैली गड़बड़ी जाती है, तो हमारी सेल को नुकसान पहुंचता है। आयुर्वेद ये कहता है कि सप्त धातु हैं, इनके अंदर यदि असंतुलन होगा तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर हम बचेंगे कैसे इस बीमारियों से। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि आप बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए, यानी कि संतुलित पोषण लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। और आयुर्वेद के कई ग्रंथों में बताया गया है कि आप दो चीजों को ध्यान दें, एक आपका पाचन, एक आपका निष्कासन। यदि पाचन और निष्कासन ठीक रहेगा तो हम लोग बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं लेकर के एक टॉपिक को कि हमारा शरीर बना कैसे है। थोड़ा सा हम लोग आज आधुनिक अप्रोच में बातचीत करेंगे कि जो हमारी सेल है, जो कोशिका है, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं और अंग्रेजी में इसको सेल बोलते हैं। बहुत सारे लोग, कई बार मीटिंग होती है उसमें हम बोलते हैं कि हमारे शरीर सेल से बना है, तो लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा, वही वाला सेल जो घड़ी में लगता है क्या, जो टॉर्च में लगता है क्या, जो रेडियो में लगता है क्या। नहीं साहब, जो सेल में लगता है सॉरी, रेडियो में जो लगता है सेल, घड़ी में लगता है सेल, वो सेल अलग है। और हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर जिस सेल से बना है वो सेल अलग अलग है ना, दोनों सेल अलग अलग हैं। तो सेल, अगर हम इसको समझें कि सेल क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि यदि आपका मकान है, आपका हमारा जो मकान बना हुआ है, ये मकान की जो इकाई है, यानी कि जिस चीज को बेस देता है हमारे इस पूरे मकान को, वो है हमारे लिए ईंट, है ना। ईंट आप सभी लोग जानते होंगे, जो ईंट होती है, एक एक ईंट जोड़ते 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 पूरा मकान तैयार हो जाता है। फिर उसके ऊपर फिनिशिंग कर दी जाती है, प्लास्टर लग जाता है, फिर हम कहते हैं वाह कितना अच्छा मकान बनाया है हमारा रहने का। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से ईंटें एक इकाई के तौर पर हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो सूक्ष्मतम इकाई है, ऐसे आप समझिए इसको। तो जब ये सेल, कई सारी सेल मिलती हैं तो ये निर्माण करती हैं ऊतकों का। हिंदी में इसको ऊतक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिश्यू। तो कई सारी जब सेल्स मिल जाती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण कर देती हैं। अब ये टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार ये टिश्यू हमारी स्किन के हो सकते हैं, कई बार ये टिश्यू हमारी हड्डियों के हो सकते हैं, कई बार ये टिश्यू हमारे बाल के लिए हो सकते हैं, कई बार ये टिश्यू हमारी मसल्स में हो सकते हैं, कई बार ये टिश्यू अलग अलग हमारे अंगों के हो सकते हैं। तो जब ये अलग अलग तरह के टिश्यूज मिलते हैं तो कुछ अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं।
जैसे हमारा एक अंग क्या है, हमारी आंतें एक अंग है, हमारा लीवर एक अंग है ना। हमारी आंखें, आंखों के अंदर अलग तरह के टिश्यूज हैं, अलग तरह के सेल्स हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अलग तरह के टिश्यूज हैं, अलग तरह के सेल्स हैं। तो जब ये सेल्स मिलते हैं तो अलग अलग ऑर्गन्स यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। ये सारे अंग जब मिलते हैं तो एक सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम यानी कि तंत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्र, है ना। और ये जब तंत्र, अलग अलग तंत्र मिलते हैं, यानी कि पाचन तंत्र, रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये जब सारे के सारे तंत्र मिल जाते हैं, तब जाकर के हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। आप ऐसे समझें, यानी कि हमारा शरीर को अगर खोला जाएगा तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा। बॉडी खोलेंगे तो हमें सिस्टम मिलेगा, सिस्टम को ओपन करेंगे तो ऑर्गन्स मिलेंगे, ऑर्गन्स को खोल देंगे तो हमें टिश्यूज मिलेंगे, टिश्यूज को ओपन करेंगे तो सेल मिलेगी। अब ये जो हमारी सेल है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि ये सेल एक्चुअल में है क्या और करती क्या है। तो हमारी जो सेल है एक प्रकार की लिविंग फैक्ट्री है। लिविंग फैक्ट्री का मतलब क्या, जीता जागता एक फैक्ट्री है। हमारा जो सेल है, जो हमारी कोशिका है, ये एक जीता जागता फैक्ट्री की तरह काम करता है। अब एक फैक्ट्री में आप देखिए, फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में कोई चीज का हम निर्माण करते हैं, है ना। तो फैक्ट्री में यदि आप मान लीजिए कि जूते बनाने की फैक्ट्री है, तो क्या होगा, अलग अलग जगहों से कच्चा माल आएगा, उसको रेडी करके जूते के रूप में बना करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए लोहा बनाने की फैक्ट्री है, तो कच्चा लोहा आएगा, उसके अंदर आप ऊर्जा का प्रयोग करेंगे यानी कि एनर्जी लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको गर्म करेंगे, पकाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, और फिर पक्का लोहे का जो कुछ भी बनना है वो बनेगा। यदि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री है कोई, तो वहां पे अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्ट्स आएंगे, जोड़ा जाएगा, फिनिश किया जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें रेडी करके वहां पर भी एनर्जी और वर्क फोर्स लगेगा, और तब जाकर के एक पक्का माल रेडी हो जाएगा। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को हम समझें कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो कि अरबों खरबों की संख्या में हमारी बॉडी में कोशिकाएं हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, ये करती हैं कि ये प्राप्त करती हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण प्राप्त करती हैं। कहाँ से पोषण मिलता है इनको, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से। जो हमने खाना खाया, हमारे पेट में वो भोजन पचा, और पचने के बाद में हमारी आंतों में जब वो भोजन पहुंचता है, तो वहां से उसका एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का, विटामिन्स का, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो होना शुरू हो जाता है। और वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, यानी कि जो हमारा रक्त संचार चल रहा है, इसमें वो धीरे धीरे सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए हैं, ये सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, ये हमारी एक एक कोशिका में पहुंचता है। फिर उसके बाद हम लोग देते हैं अपनी कोशिकाओं को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कहाँ से देते हैं, ऑक्सीजन हम देते हैं सांस लेकर के। जो हमारा श्वसन तंत्र है, वो हमारी एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। जब हमको हमारी कोशिका को मिलता है पोषण, और जब हमारी कोशिका को मिलता है ऑक्सीजन, तो इन दोनों का वो प्रयोग करके अपने लिए निर्माण करता है एनर्जी, ऊर्जा, है ना। और ये जो ऊर्जा है, यही वो चीज है जो कि एक्चुअल में हम लोगों को फंक्शन करने के लिए, आप ऐसे समझे कि इम्पॉर्टेंट चीज है, या यूं कहें कि ऊर्जा के बिना हम लोग कैसे चलेंगे, है ना। और एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी एक एक कोशिकाओं के अंदर फैक्ट्री की तरह है, ये क्या करती हैं एक्चुअल में, तो जो भोजन से हम लोग न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि भोजन से हमें जो ऊर्जा मिली है, वो एक्चुअल में होती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जो हम लोग भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या भोजन से जो चीज हमें प्राप्त होती है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एक्चुअल में केमिकल एनर्जी होती है। यानी कि हम लोगों को जो प्राप्त होगा वो केमिकल के फॉर्म में तैयार मिलेगा। जैसे प्रोटीन से प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, है ना, ये सारे केमिकल्स के फॉर्मेट हैं। हमको मिल गया कार्बोहाइड्रेट्स, हमको मिल गया ग्लूकोज, हमको अलग अलग चीजें जो मिल गई हैं, ये सारी की सारी चीजें केमिकल फॉर्मेट में रहती हैं। हमारा शरीर के अंदर जो एक एक कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, ये एक्चुअल में ये जो केमिकल एनर्जी हमारे शरीर में हमने दिया खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ये एक्चुअल में इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि हम सब लोग अपना फंक्शन कर पाते हैं।
अब ये जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये हमारी सेल के अंदर तैयार होता है, आप ऐसे समझे। यानी कि जो हमारी सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ये हमारी एक सेल के अंदर इतनी ताकत होती है, आप इसको ऐसे समझें। और जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करने के लिए, बोलने के लिए एक्चुअल में जिस ऊर्जा की जरूरत है वो इलेक्ट्रिकल ही हो सकती है। तो यहां पर हमारी वोकल कॉर्ड है, यानी कि हमारे गले से हमारी आवाज निकल रही है और आप लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। देन उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने ब्रेन में। तो एक एक कोशिका ऊर्जा बना करके अलग अलग चीजों को रिसीव कर रही है। आपकी आंखें अलग तरह से समझ रही हैं आपके बातों को, है ना। और आप जो कान के द्वारा सुन रहे हैं वो अलग तरह से आप समझ रहे हैं। तो ये सारा का सारा आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन चलता है, इसको काम करने के लिए सूक्ष्मतम लेवल पे जो चीज रिस्पॉन्सिबल है उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका। और कोशिका एक प्रकार की लिविंग फैक्ट्री की तरह काम करती रहती है और 24 घंटे काम करती है, आप इस बात को भी समझे। कभी उनको रेस्ट नहीं है ना। रेस्ट उनको सामान्य तौर पे नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत रेस्ट काम के दौरान ही मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज लगातार काम करता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब सो रहे हैं तब भी तो आपकी बॉडी में रिपेयरिंग हो रही है। आप जब बैठे हुए हैं तब भी आपकी बॉडी में एक सेल पे ऊर्जा बन रही है, क्योंकि सांस तो आप ले ही रहे हैं, ब्लड तो सर्कुलेट हो ही रहा है। तो कहने का मकसद ऐसा है कि जो ये सेल है, ये सेल कंटिन्यूअस काम करती रहती है। इसको समझना जरूरी है। और हर एक सेल की एक लाइफ साइकिल है। यानी कि जो कोशिका है हमारी, उसका एक जीवन चक्र होता है। जैसे स्किन की कोशिका 21 दिन, 22 दिन या 27 दिन में उसकी लाइफ साइकिल है। हमारे लीवर की जो सेल्स हैं उनकी अलग लाइफ साइकिल है। यानी कि एक कोशिका यदि निर्माण होगा तो वो कुछ समय तक फंक्शन करेगी, फिर वो डिस्ट्रॉय होकर के नई सेल्स बनेगी। यानी कि हमारी बॉडी में ये जो लिविंग फैक्ट्रीज हैं, कोशिकाएं, ये लगातार नष्ट होती रहती हैं और लगातार बनती भी रहती हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है हमारी बॉडी के अंदर। और एक मजे की चीज ऐसी है कि हमारा शरीर अपने आप को लगातार रिन्यू करता रहता है। रिन्यू करता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो आज हैं, जितनी कोशिकाएं हमारी बॉडी में आज हैं, कल की डेट में लाखों करोड़ों कोशिकाएं उनमें से मर जाएंगी और नई तैयार हो जाएंगी। एवरी डे, हर सेकंड हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं जो हैं डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं और नई कोशिकाएं बनती जा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर के अंदर ये कैपेसिटी है अपने आप को नया करने का। और यदि आप लोगों ने कभी इस बात को ध्यान दिया होगा, तो कुछ लोगों की जो उम्र है अपनी उम्र से कम दिखती है, और कुछ लोगों की जो उम्र है वो अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। कि यदि हमारी जो कोशिकाएं हैं, एक एक सेल लेवल पे हम इसको समझ रहे हैं, हमारा ऑर्गन है, अंग है, हमारे पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, यदि वो अपना लाइफ साइकिल सही से पूरा कर रही हैं, तो जो हमारा शरीर होगा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, हम अपनी उम्र से कम दिखेंगे। लेकिन यदि हमारी कोशिकाएं काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, ड्यू टू बहुत सारे रीजन से, हम उसके भी चर्चा करेंगे कि क्या कारण से हमारी कोशिकाएं ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही, क्या उनको दिक्कतें हैं। तो यदि हमारी कोशिकाएं अपनी लाइफ को प्रॉपर पूरा नहीं कर पा रही हैं, प्रॉपर एनर्जी का जनरेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो जो हमारे एक एक अंग होंगे, वो सारे के सारे ऑर्गन्स होंगे अंदर से कमजोर, है ना। और अगर सेल बूढ़ी होगी तो जो हमारा शरीर होगा, इस पे भी बुढ़ापा आपको देखने को मिलेगा। और जो पिछला सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों से एक चीज चर्चा किया था कि एक्चुअल में जो एजिंग है, यानी कि जो बुढ़ापा है, ये एक ऐसी चीज है जो 100% लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है। यानी कि जो एजिंग है, जो बुढ़ापा है, ये एक ऐसी चीज है जो 100% लोगों को उसकी मारक क्षमता है, आप ऐसे समझिए। यानी कोई उससे बच नहीं सकता। तो हम आप क्या कर सकते हैं? हम आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को यदि अंडरस्टैंड करें, यदि हम उसको रेगुलेट करें, तो हम अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं। अब आप ऐसे समझें कि जो हमारा शरीर है उसका निर्माण कितने साल के लिए है। तो जो डिजाइन है हमारी बॉडी का, जैसे कोई गाड़ी होती है ना, कोई गाड़ी आई तो उस गाड़ी को बनाने वाले, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसकी एक वारंटी देता है।
वारंटी क्या देता है कि भैया 5 साल तक हमारी इस गाड़ी की वारंटी रहेगी, यानी 5 साल में कोई गाड़ी में खराबी आएगी तो हम ठीक करेंगे। कोई बोलता है 3 साल की वारंटी पीरियड है, कोई बोलता है कि 5 साल है, इस तरह से कोई बोलता है 1 साल है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का चीज है आपके पास में। तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो वारंटी पीरियड है वो कितना है? शायद आप लोगों को ने ये सवाल कभी सुना ना हो या समझा ना हो, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो हमारा शरीर है इसका जो वारंटी पीरियड है ये 40 ईयर्स का है, यानी कि 40 साल हमारे शरीर का वारंटी पीरियड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में 40 साल तक की उम्र तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारी बॉडी का जो डिजाइन किया गया है। और हमारी बॉडी कितने साल तक सस्टेन कर सकती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 ईयर्स। यानी कि जो हमारे शरीर का निर्माण किया गया है या डिजाइन ऐसा है कि 120 साल तक ये अपने आप को बनाए रख सकता है पूरी अच्छी तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल तक आप अपनी बॉडी को अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं, और अगले 20 साल में आपकी बॉडी का जो डीके है वो होना चाहिए। लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखें कि आज के डेट में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि 40 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए बाय डिजाइन, जो हमारा डिजाइन किया गया है बॉडी। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है कि 40 तो छोड़िए, 35 साल में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। 30 साल की उम्र में किसी को बाईपास हो जा रहा है, किसी बच्चों को 4 साल 6 साल की उम्र में मोटे मोटे चश्मे लग जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो द पॉइंट इज कि उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हम लोग समझते हैं कि उसका रीजन एक सबसे बड़ा जो है वो है इस ऊर्जा का निर्माण। यानी कि आप ऐसे समझें कि आपके शरीर में एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में आपने डाला न्यूट्रिशन खाने पीने के माध्यम से, आपने डाला ऑक्सीजन सांस के माध्यम से, इसने बनाया ऊर्जा आपको चलने के लिए, और इसने बनाया वेस्ट, यानी कि ऐसी चीजें जो आपके शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। वो हम लोग मल मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकालते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट। लेकिन साथ ही साथ इस ऊर्जा के निर्माण में एक चीज और तैयार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। तो इस शब्द में दो बातें हैं जुड़ी हुई हैं, एक है फ्री, एक है रेडिकल, है ना? एक है फ्री और दूसरा है रेडिकल। हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त कण। यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो फ्री हैं। अब फ्री तो बहुत अच्छी चीज होती है ना? लेकिन फ्री की चीज कितना नुकसान करती है मैं आपको अभी दिखाता हूं अगले स्लाइड के अंदर। हम लोग समझते हैं इसको कि जो फ्री रेडिकल है ये एग्जैक्टली है क्या और ये करता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को हम बर्न करेंगे, यानी कि पोषण को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऊर्जा का निर्माण करेंगे अपने आप को चलाने के लिए, तो ऐसे में फ्री रेडिकल्स अपने आप बनेंगे ही बनेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जरा सा इसको और समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि ये क्या है। तो आप ऐसे समझें, अगर मान लीजिए आप लोग कभी चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हुए किसी को देखे हों, मान लीजिए लकड़ी कंडी कुछ भी उपले जिसको भी आप लोग बोलते हों, जब कभी भी आप उसको जलाते हैं तो उसको जलाते समय आप देखेंगे कि उसमें से आग की लपटें निकलती हैं जो कि ऊर्जा देती हैं जिससे आपका भोजन पकता है। लेकिन साथ ही साथ आग की लपटों के साथ में क्या निकलती हैं? कुछ चिंगारियां निकलती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन चिंगारियों का रोल क्या है, तो आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि चिंगारी का रोल क्या है। लेकिन वो चिंगारी क्या करती है? जाहिर सी बात है, खाना पकाने में तो मदद नहीं करती है चिंगारी। लेकिन जो चिंगारी है उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो नुकसान कर सकती है। तो यदि मान लीजिए आपने कोई ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो कॉटन का नहीं है, अगर मान लीजिए टेरिकॉट वगैरह ऐसा कोई कपड़ा आप वहां पर रखे हुए हैं, और अगर वो चिंगारी आग में से निकल के आपके कपड़े पे जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उसको जला देगी। यदि आपकी स्किन पे हो जाएगा तो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। यदि मान लीजिए कहीं और जगह, वहां आग भी जला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चिंगारी टाइप की कोई चीज है उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। आप सीधे सीधे ऐसे समझें। इसी प्रकार से होते हैं फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स यानी कि हिंदी में जो मुक्त कण हम कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझते हैं
कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि हम कोशिका स्तर पे समझ रहे हैं, हमारी एक कोशिका है हेल्दी, यानी कि स्वस्थ कोशिका है हमारी कोई, और ये है जनाब फ्री रेडिकल। आप इनकी शक्ल देखिए, कितनी अच्छी चेहरा बनाए हुए हैं। ये कुछ ढूंढ रहे हैं। आप देखिए, इसने हाथ ऐसे फैला रखा है, ये कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? एक्चुअल में ये सर्च कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। ये जो आप देख रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। थोड़ी सी अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं बचपन में। हालांकि बचपन नहीं, थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तब ये सब्जेक्ट आता है हमारा। तो कोई भी जो एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में रहते हैं, दो के साथ पेयर में रहते हैं। जो ये फ्री रेडिकल है, यानी कि जो मुक्त कण है, इसकी जो विशेषता कहिए चाहे इसकी खराबी कहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये एक्चुअल में ढूंढ रहा होता है ऐसी कोशिका को, या ऐसे लोगों को ढूंढ रहा होता है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। वो उससे वो छीनना चाहता है, खींचना चाहता है। आप ऐसे समझे, सीधी सीधी। तो ये करता क्या है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये अटैक करता है किसी भी कोशिका के ऊपर, और उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के खुद का जो काम है, कोटा है, पूरा कर लेता है। और जब ये ऐसा करता है, यानी कि ये जो फ्री रेडिकल है जब किसी सेल के ऊपर अटैक करता है, तो ये सेल क्या होती है, आप इसको समझिए। ये एक फ्री रेडिकल था जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। इसने एक हेल्दी सेल को पकड़ा और उससे एक उसने इलेक्ट्रॉन बोला कि भैया हमको दे दो, छीन लिया उसने। अब क्या हुआ, ये जो कोशिका थी जिसके द्वारा इसने एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया, इसको इसने अटैक कर दिया। आप ऐसे समझिए, अटैक किया तो उसका देख रहे हैं यहाँ पे दिमाग ऐसे माथा चकराने लगा। जब ये कोशिका के ऊपर अटैक होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, तो इसके अंदर कुछ होता है नुकसान, यानी कि डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने के बाद अब यदि आप देखेंगे तो इसके पास अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी अब इसको हो गई। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो एक्चुअल में ये जो है फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप ऐसे समझें, एक फ्री रेडिकल ने किसी दूसरी कोशिका को अटैक किया, वो अब फ्री रेडिकल बन गई। फिर वो क्या करेगी, वो दूसरी कोशिका के ऊपर अटैक करेगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से प्राप्त करेगी किसी और से। यानी कि इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझें, एक ले मैन के लैंग्वेज में समझें, सरल भाषा में समझें, कि आप गए कहीं मेले में, और मेले में आपको पता था कि हाँ, चप्पल यहाँ उतार के हम कहीं घूमने जाना है, या किसी झूले पर जाना है, कुछ भी चप्पल उतार के आप चले गए। आप जब वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी चप्पल गायब हो गई। अब आप क्या करेंगे, है ना? तो होगा क्या कि आप क्या करेंगे, आप किसी और की चप्पल पहन लेंगे, क्योंकि अब जाएंगे कहाँ चप्पल लेने के लिए, आपने किसी और की चप्पल पहन ली। अब जिसकी चप्पल गई है वो आता है देखने, मेरी चप्पल कहाँ गई, वो किसी और का चप्पल ले लेता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, इसको हम सरल भाषा में समझें, कि जिस व्यक्ति ने चप्पल चुराई, दैट वाज एक्चुअली फ्री रेडिकल था। वो जिसने चप्पल चुरा के चला गया लेकर के, उसके पास चप्पल थी नहीं थी वो सब्जेक्ट अलग है, लेकिन उसने क्या किया, एक चप्पल किसी की उसने गायब कर दी। जिसकी चप्पल गायब की, अब उसका दिमाग हो गया खराब। अब उसने कहा कि अब मैं किसी और की चप्पल लेता हूं, और वो क्या हुआ, वो फ्री रेडिकल बन गया। इसका मतलब कि ये एक ऐसी चेन रिएक्शन चालू हो गई जो एक्चुअल में एंडलेस है। जब लास्ट में कोई आदमी देखेगा कि भैया अब मैं क्या करूं, तो उसके पास चप्पल नहीं मिलने वाली, क्योंकि उतनी चप्पल थी ही नहीं, है ना? सो द पॉइंट इज कि इसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, या इसको हम रोक कैसे सकते हैं। यदि आप कॉमन सेंस या सिंपल सी इस बातचीत को समझें, कि यदि मान लीजिए चप्पल चली गई, तो उसका तरीका क्या है, कि आप बीच में कोई ऐसे व्यक्ति अगर आ जाएं जो बहुत सारी चप्पल अपने पास रखे हैं डोनेट करने के लिए, दान करने के लिए, कोई व्यक्ति है जो बैठा हुआ है लेकर के कि हाँ ठीक है, किसी की गड़बड़ी हो जाए, किसी की गुम हो जाए तो हम दे देंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आप लोग देखिए यहाँ पे, जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके पास एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। यानी कि ये महाशय गए हैं मेले में, लेकिन एक चप्पल जेबा में रख के जा रहे हैं। तो जब कभी भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास में कोई ऐसा स्थिति तैयार हो गई कि वो फ्री रेडिकल बन गया है, उसके पास कमी आ गई है, तो ये क्या करता है कि ये उठा के बोलता है, भैया आप परेशान ना हो, किसी और को अटैक मत करो, आप हमसे ले लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है। सो व्हाट विल हैपन, इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि ये जो चेन रिएक्शन चालू हो रही थी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और ये जो फ्री रेडिकल है इसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा।
तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि यदि मान लीजिए आप कहीं भट्ठी में आग लगाए हुए हैं, आपने लकड़ी डाल रखा है, आपने कंडी उपले सब डाल रखे हैं, जल रहा है, वहां से चिंगारी निकल रही है, आपने क्या किया, गीला कपड़ा वहां पे बिछा दिया। गीला कपड़ा क्या करेगा, उस चिंगारी को वहीं पर एब्जॉर्ब कर देगा और किसी चीज से आगे फर्दर नुकसान होने को वहीं पे रोक देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में ये जो फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन है इसको रोक देते हैं। अब सवाल ये है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं या जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में कैसे होती है, इसको आप देखें। आपके सामने एक सेब है, आप सभी ने देखा होगा कि सेब लीजिए, उसको कट कर दीजिए और कट करके ऐसे आप छोड़ दीजिए। जब आप कट करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि पहले तो ये ऐसा प्लेन था, लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखते हैं कि वो कैसा होने लगता है, रेडिश होने लगता है, लालपन उसमें आने लगता है। ये लालपन क्यों आ रहा है, एक्चुअल में ये लालपन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में ये जो आप देख रहे हैं लालपन आ गया, को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स का जो दुष्परिणाम है या प्रभाव है, ये वो है। मैं आपको बोलूंगा, आप चाहें तो एक प्रयोग करें अपने पास में, एक आप सेब लीजिए, उसको कट कीजिए। सेब को कट करके आप क्या करें कि आधे सेब पर आप नींबू का जो रस होता है ना, उसको आप डाल दीजिए। यानी कि आपने एप्पल लिया, आपने उसको बीच से अलग अलग कर दिया, और करके उस पे आधे पर आप नींबू डाल दीजिए, नींबू का रस एरिया में, और उसको आप रख दीजिए। उससे होगा ये कि जिस एरिया पे आपने नींबू का रस डाला हुआ है, वो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि जो हमारा नींबू का रस है उसमें होता है विटामिन सी। तो ये क्या करेगा, ये करेगा इसको एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान कर देगा, और ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है जिससे कि इसको डैमेज हो रहा था वो रुक जाएगा। और जो आशा आपने छोड़ा हुआ है खुला, वो जैसे जैसे ऑक्सीजन यानी कि हवा वायु के संपर्क में रहेगा, वो धीरे धीरे लाल होता जाएगा और कुछ समय के बाद और ज्यादा डैमेज होगा। ये समझ वाली बात है। तो ये जो प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन की, जो फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज है, वो हमारे ऊपर कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमारी स्किन पे, हमारे चेहरे पे। चेहरे पे क्या क्या चीज दिखाई देता है, चेहरे पे आप अगर देखेंगे तो किसी को स्किन में पिगमेंट हो चेहरे, लेकिन उसमें पिगमेंटेशन है, काले काले या किसी तरह के धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पिगमेंटेशन है, ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन या फ्री रेडिकल्स का ही नुकसान की वजह से हुआ। आप देखते हैं यहाँ माथे के ऊपर फाइन लाइंस लोगों के बनने शुरू होती हैं, और ये फाइन लाइंस किसी की बहुत ज्यादा गाढ़ी होती हैं, आप देखेंगे। देन उसके बाद में स्किन जो है उसमें झुर्रियां झाइयां, ये जो आप देख रहे हैं, काल आंखों के नीचे कालापन बहुत जबरदस्त आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो आप देख पा रहे हैं चेहरे पे, जो डैमेज हो रहा है, इवन हमारे पूरे शरीर पे अंदर डैमेज हो रहा है, वही रिफ्लेक्शन हमारे चेहरे पे आता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअल में एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से हो रहा है, या मैं यूं कहूं इसको कि ये फ्री रेडिकल्स का जो डैमेज हो रहा है ये उसका परिणाम है, या अगर हम उसको दूसरे शब्दों में समझें तो ये जो एजिंग है उसका संकेत है ये। एजिंग यानी कि आप बुढ़ापे की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यदि आपकी स्किन पे एज दिख रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी एजिंग फास्ट हो गई है। और इसको स्लो डाउन करने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें सिर्फ एक ही काम करना होगा कि हम लोग जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका सेवन करें। आप ऐसे समझें कि यदि हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स का लोड है, यदि ये ज्यादा होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स यदि कम होंगे, तो हमारी एजिंग फास्ट होगी। यदि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर हमारे को मिलते रहेंगे, और हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको यदि न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो जो हमारी एजिंग है वो स्लो रहेगी या सामान्य गति पर रहेगी। ये सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट है जो हमको आपको समझने की आवश्यकता है। तो अब सवाल यह है कि जो नेचुरल वे है, प्राकृतिक रास्ता यह है कि यदि आपको पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं वो ये सिखाते हैं कि आप लोग एक काम करें, कि आप ऐसे जो आप देख रहे हैं आप इस फोटो के अंदर, कि आप फ्रेश फ्रूट और सलाद,
इसकी 7 सर्विंग आप लें एक दिन के अंदर। 7 सर्विंग का मतलब एक जो बाउल होता है, कटोरी, ठीक ठाक बड़ा जो बाउल है, यानी कटोरी थोड़ा सा बड़े साइज का, ऐसे 7 कटोरी भर करके आप यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो फ्रेश हों, जो एंटीऑक्सीडेंट में रिच हों, ऐसा आप सेवन करें, है ना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शरीर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, जो कि आपको जो फ्री रेडिकल्स का होने वाला नुकसान है, जो डैमेज है, उसको ये पूरा कर देता है। और आप जो स्किन की जो पिगमेंटेशन है, जो एजिंग की जो प्रॉब्लम है, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं या आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखा गया है कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स की टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं इस चीज से बचने के लिए। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि यदि कोई आप ऐसा मल्टीविटामिन टैबलेट या कैप्सूल आप ले रहे हैं जो सिंथेटिक है, यानी कि वो केमिकल से यदि बना हुआ मल्टीविटामिन है, जो कि मार्केट में जितने भी आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं वो ज्यादातर केमिकली उनको तैयार किया जाता है, यानी कि वो प्राकृतिक स्रोत से न लेकर के उनको केमिकल के फॉर्मेट में उसको तैयार किया जाता है। और इसका जो दुष्परिणाम देखा गया है लॉन्ग रन में, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई विटामिन या मिनरल आप टैबलेट में सिंथेटिक रूप में यदि आप शरीर में अंदर ले रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो उसको आइडेंटिफाई करते समय उसको धोखा होने लगता है कि ये जो हमारी बॉडी को विटामिन बी मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, हम टैबलेट से अंदर ले रहे हैं, तो ये जो केमिकल है ये देखने में तो एक ही जैसा है, लेकिन ये कुछ हमें इसमें गड़बड़ दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में कोई भंडारा किया और आपने न्योता निमंत्रण दिया, यदि उसमें ऐसे लोग आने लगे जिनको आप पहचान नहीं रहे हैं, तो आप वहां पे थोड़े से संदेह की स्थिति में आ जाएंगे, भैया जितने लोग आए हैं सबके सब गड़बड़ तो नहीं आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में एक एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट तैयार होता है यदि हम सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल या एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं। तो क्या होता है इस एंटी न्यूट्रिएंट इफेक्ट से कि हमारा जो शरीर है जब उसको हम कोई अच्छा न्यूट्रिएंट भी देंगे तो वो उसको ग्रहण करते समय उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस तैयार कर देता है। यानी कि अब हमारे शरीर को ऐसी गड़बड़ी या ऐसा समझिए कि भ्रम होने लगता है कि ये जो चीज हमको प्राप्त हो रही है ये हमारे काम की नहीं है। और हमारा जो शरीर है एक सेल लेवल पे न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, लो हो जाता है। यानी कि हमारा शरीर जितने भी विटामिन्स मिनरल्स की आपूर्ति है उसको शरीर को पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पाता या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आप देंगे लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। तो इससे हम लोग बचने के क्या उपाय है कि हम लोग प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर को हम एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करें। और उसके लिए जो उत्पाद हमारे पास है ये है हमारा एस्टासाइनिन, जिसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग ताली बजा सकते हैं अपने अपनी जगहों पर। म्यूट ना करें तो भी, अनम्यूट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या करता है, एस्टासाइनिन दो चीजों से मिलकर बनाया गया है। एक ये बना हुआ है हमारे एस्टाजैंथिन से, और एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाला गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरुलिना। यानी कि जो हमारा एस्टासाइनिन है इसमें दो चीजें हैं, एक है हमारा स्पिरुलिना और दूसरा है इसके अंदर एस्टाजैंथिन। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये दोनों जो उत्पाद इस एस्टासाइनिन में मिले हुए हैं ये करते क्या हैं। ये करते हैं कि हमारे सेल लेवल पे स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सेल लेवल पे जब आप एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारी स्किन है इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनल जो हेल्थ है वही स्किन पे दिखाई देती है। तो सबसे पहला आपको स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथनिंग करता है, हमारी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, हमारी सेल लेवल पे जो रिजुवेनेशन चल रहा है यानी कि सेल लेवल पे पुनर्जीवन का काम, और जो हमारी सेल है वो हेल्दी रहे और अपनी लाइफ साइकिल को सही से पूरा करे। तो ये काम करता है हमारा
एस्टासाइनिन, साथ ही साथ हमारे शरीर का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि हमारे शरीर से जो भी गंदगी है जो शरीर से बाहर होने चाहिए, उसमें भी शरीर की मदद करता है। साथ ही साथ ये इंड्योरेंस एंड रिकवरी को बढ़ाता है। तो हमारी सेल लेवल पे जो डैमेज हो रहा है उसकी रिपेयरिंग हमारी फास्ट हो जाती है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो जो हमारी एजिंग है अल्टीमेटली वो स्लो डाउन होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो एस्टाजेंथिन है ये सेलिब्रिटीज का सीक्रेट है। और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। और जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, हालांकि इसमें बहुत डेप्थ में सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओराक वैल्यू। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे डिकोड करें कि हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, उसको नापने के लिए होता है ओराक वैल्यू। ओराक वैल्यू का मतलब ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि ऑक्सीजन के माध्यम से या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में जो फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो उस प्रोडक्ट के अंदर कितनी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एस्टाजेंथिन होता है, ये एस्टाजेंथिन का, इसको कहा जाता है किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसकी ओराक वैल्यू बहुत बहुत ऊपर होती है सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट चीजों से। और साथ ही साथ इसको नंबर 1 की कैटेगरी में रखा जाता है, किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इसको कहा जाता है, जिसकी ओराक वैल्यू 60 लाख तक नापी गई है ना। तो ये करता क्या है, जब इसकी ओराक वैल्यू ज्यादा होगी तो ये हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रहेगी। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो सेल लेवल पे हेल्थ है, वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। सो ये एक चीज हो गई। और कैसे ये पाया जाता है, इसको यदि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं इसके बारे में एक लाइन में, तो ये जो एस्टाजेंथिन है, ये एक खास प्रकार के समुद्री शैवाल में पाया जाने वाला अत्यंत दुर्लभ तत्व है। और समुद्री जो शैवाल है आमतौर पे हरे रंग की होती है, लेकिन जब सूर्य की रोशनी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करती है, तब एस्टाजेंथिन नाम का तत्व अपनी एक सुरक्षा की परत बनाता है और उस समुद्री शैवाल को कई वर्षों तक सुरक्षित रखता है। और ये भी देखा गया है कि यदि एस्टाजेंथिन की एक लेयर बन जाए तो शैवाल को वो 30 से 40 साल तक बिना पानी बिना किसी भोजन के जीवित रख सकती है, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की मदद से। तो जिस प्रकार से एस्टाजेंथिन एक शैवाल के जीवन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है प्रोटेक्शन लेयर बना करके, इसी प्रकार से जब हम लोग उसका कंजम्पशन करते हैं एस्टाजेंथिन का, तो वो हमारे शरीर के भी कोशिका स्तर पे जो स्ट्रेंथनिंग करती है और एक प्रोटेक्शन लेयर देती है, जिससे हमारी ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, या हम कहें कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कमी आती है और हमारे शरीर की जो एजिंग है उसको स्लो डाउन करने में मदद मिलती है। और इसी को कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटीज का सीक्रेट है। जो सेलिब्रिटी का मतलब ये है कि जो ऐसे आप लोग टेलीविजन पे देखते हैं बहुत सारे कलाकारों को, हीरो हीरोइन जो होते हैं, उनको आप देखेंगे वो हमेशा युवा दिखते हैं। तो वो लोग एस्टाजेंथिन का सेवन काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो इसकी कुछ खासियत है। इस एस्टाजेंथिन की क्या खासियत है कि ये विटामिन सी, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप सेब कटा हुआ लें और उसमें आप नींबू निचोड़ दें तो नींबू के अंदर विटामिन सी है ना। तो वो क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट लेयर प्रोवाइड करेगा। ये जो हमारा एस्टाजेंथिन है इसके अंदर विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा ताकत होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने की, 6000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है विटामिन सी से। विटामिन ई जो हमारी सेल पे, आप ऐसे समझें कि हमारे सेलुलर लेवल पे विटामिन ई क्या करता है, जो ग्लो आता है, जो चमक आती है चेहरे पर, वो विटामिन ई के कारण आती है। और विटामिन ई से 110 गुना ज्यादा पावरफुल होता है एस्टाजेंथिन। और साथ ही साथ हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CO Q10, को एंजाइम Q10 इसको बोलते हैं, जो एक्चुअल में हमारी बढ़ती उम्र को रोकने में सक्षम है। तो ये जो एंजाइम है को एंजाइम Q10, इससे भी 800 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है।
और बीटा कैरोटीन से 40 गुना ज्यादा प्रभावशाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो जब विटामिन ए का प्रीकर्सर हमारा बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन से 40 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो हमारी आईज हेल्थ के लिए स्ट्रांग हो गया है ना। और ये हमारे शरीर के डीएनए लेवल पे जो डैमेज हो रहे हैं उनको रोकने में सक्षम है। तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं, और बहुत सारे काम करता है जैसे मैंने आपको बताया। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें, दैट इज स्पिरुलिना। तो जैसा हम लोग अपनी नॉर्मल प्रेजेंटेशन में सीखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास जो व्याधियां हैं उससे बचने का उपाय क्या है, तो उसका उपाय है संतुलित पोषण। और पोषण को हम लोगों ने देखा है कि दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास में पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा होता है हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन को भी समझते हैं हम। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसके अंदर आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। यदि आप अपने भोजन की थाली को देखेंगे तो भोजन की थाली में आप ये देखेंगे कि उसमें रोटी, चावल, दाल, इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और जो सब्जी है, सलाद है, इसकी जो मात्रा है, सामान्य जो जीवन में हम लोग भोजन कर रहे हैं उसकी मात्रा होती है कम। जबकि यदि आप आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से है, जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के स्वास्थ्य का जिम्मा डब्ल्यूएचओ के पास है, ऐसे इंडिया में आईसीएमआर नाम की एक संस्था है जो ये बताती है कि आपके खाने में कम से कम हर एक भोजन में, यानी कि आप भोजन एक बार यदि कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 कटोरी 3 कटोरी आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जरूर रखें। उससे क्या होगा, उससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, नेचुरल पिगमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। और एक चीज को और समझिएगा, यदि आप अपने शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे या बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हमारे शरीर को सबसे पहले चाहिए, बाद में हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं, हम अपने भोजन की थाली को जो देखें, जो हमारी सामान्य भोजन का थाली है, उसके अंदर से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं गायब, या यूं कहूं कि बहुत थोड़ी सी मात्रा में होते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की होती है भरमार। और उसमें भी यदि मैं आपसे ये कहूं कि उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं कम, और उसमें ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जिसकी वजह से लोगों का वजन और मोटापे की प्रॉब्लम आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट आप नहीं लेंगे, तो ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो बड़े बड़े पोषण हैं, इनका जब इस्तेमाल नहीं होता है, तो जो हमारा शरीर है उसमें होता है एक न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, जिसको हम लोग कुपोषण के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूरी आपूर्ति भी सबसे ज्यादा आवश्यक है। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है, एक प्रकार का शैवाल है जो क्या करता है, ये सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और जो हमारे शरीर को डेली आवश्यकता है, ये सारे के सारे इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे हमें प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, यदि हम इसको देखें तो एक सीधा सा कंपैरिजन है जो कि नासा ने दिया था। नासा आप लोग जानते हैं, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जब कोई साइंटिस्ट या जब कोई एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष की यात्रा पे, तो आपको पता है कि वो लोग बहुत सारा भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे भोजन को यहाँ से अंतरिक्ष पे लेकर के जाना, और फिर वहां पर उतना सारा भोजन करने के बाद जो फ्रेश होने का प्रॉब्लम है वो वहां पर, और पूरा का पूरा सिस्टम वहां गड़बड़ होता है, बिकॉज ग्रेविटी नहीं है। तो नासा ने इसको पूरे शोध के बाद ये पाया कि यदि हम 1 ग्राम स्पिरुलिना किसी को दें, यानी कि 1 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना, यानी कि 2 टैबलेट आप समझिए एस्टासाइन का आप लेते हैं, तो आप ऐसा समझें कि 1 किलोग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप सेवन कर रहे हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 1 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फ्रेश हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो आप खुद देख सकते हैं कि 1 किलो, यदि आप कोई भी फ्रूट लेकर के आते हैं आज की डेट में, यदि आप सिर्फ एप्पल ही लेकर के आए, 1 किलो एप्पल, तो वो लगभग लगभग
100, 150, 200, 250 रुपए किलो तक एप्पल अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध होगा। 100 रुपए में थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का, यानी थोड़ी सी डाउन क्वालिटी का मिलेगा, 150 में थोड़ा सा इंप्रूव मिलेगा, और 200, 250 रुपए जब खर्च करेंगे तब जाकर के 1 किलो सेब आपको थोड़ा ठीक ठीक क्वालिटी का मिलेगा। आप कोई भी फल फ्रूट उठा लें तो आप ऐसे देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट है किसी भी फ्रूट की, वो 150, 200 रुपए के आसपास है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि 1 ग्राम ऑफ एस्पिरिना कितनी कॉस्ट आएगी इसकी, यदि आप 2 टैबलेट एस्टासाइन का लेते हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं आती है। सो ऐसा समझें कि 1/3 या 1/4 कीमत पे जो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपको मिल रही है वो एक अनपैरेलल है। और यदि मैं और एक तरीके से बात करूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि 1 किलो आप फ्रूट और वेजिटेबल खाइए एक दिन में, तो वो शायद किसी को सामान्य अपनी दिनचर्या में खाना संभव भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि आप 2 टैबलेट एस्टासाइनिन लीजिए, जिससे कि आपको स्पिरुलिना भी प्राप्त हो जाता है और एस्टाजेंथिन भी प्राप्त हो जाता है। तो आप ऐसे समझे कि बहुत 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 सस्ती चीज हो गई, बहुत कम कॉस्ट में बहुत ढेर सारे आपको बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं। और अगर आप देखें, नासा ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम स्पिरुलिना 1,000 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बराबर है। इसको फूड फॉर एस्ट्रोनॉट कहा गया है, यानी कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके लिए फूड के तौर पे काम करता है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि द बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य का भोजन है ये। आप ऐसे समझें कि जिस प्रकार से जमीनों का हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जो हमारे फल और सब्जियां हैं, हालांकि अभी भी फल सब्जियों में न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी कम हो चुकी है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट वैल्यू अभी हमें मिल रही है, आज से 5 साल 10 साल बाद वो और ज्यादा कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए विटामिन मिनरल्स की आवश्यकता है वो मिलेगी ही नहीं। और एक चीज और आप समझिए, जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी के माध्यम से भी हमको आपको बहुत सारे मिनरल्स मिला करते थे, लेकिन आज के डेट में हम सभी लोग अपने घरों में हमने आरओ लगा रखा है। और अगर नहीं लगाया तो पानी के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। तो आपने पानी की प्रॉब्लम से बचने के लिए आरओ लगाया, और उसकी वजह से जो आपकी बॉडी को मिनरल्स मिल रहे थे पानी से, जो खनिज मिल रहे थे, वो अब मिलना बंद हो गए। और जो हमने फल और सब्जियां हैं उनके अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर कम हो गई है। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया है कि दिस इज द बेस्ट फूड फॉर फ्यूचर। जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या कहता है कि ये जो स्पिरुलिना है, ये रिच है आयरन में, यानी कि आयरन आपको प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, बच्चों के लिए सुरक्षित है। मेरी 2 साल की बच्ची है और उसको हम लोग एस्ट्रासाइन का टैबलेट ऐसे ही दे देते हैं कि आप एक टैबलेट लो, और वो एक टैबलेट लेके चबाते चबाते खा लेती है जैसे वो टॉफी खा रही हो। तो हम लोग जब मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी हैबिट है मेरे बच्चे की, कि एटलीस्ट वो बच्चा हमारा टॉफी चॉकलेट इन सब चीजों को वो सेवन यदि करता है, तो उससे हमें पता है कि उसकी बॉडी को नुकसान होगा। लेकिन अगर वो एक टैबलेट टॉफी की तरह चबाकर खा रहा है, तो दैट इज हेल्पिंग इन मेनी वेज, कई प्रकार से ये मदद कर रहा है, तो ये बच्चों के लिए सुरक्षित है, ऐसा WHO ने कहा है। एंड इट इज वेरी सुटेबल फूड, यानी कि स्पिरुलिना को मेडिसिन नहीं कहा गया, इट इज अ फूड, प्रॉपर फूड है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में रिसर्च किया गया, तो कुछ आदिवासी समूह ऐसे मिले जो लोग इस प्रकार की शैवाल का, समुद्र में घास पाई जाती है उसका, वो लोग सेवन करते थे। और उन लोगों ने, रिसर्च ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये पाया रिसर्च करते समय कि ये जो प्रजाति है आदिवासियों की, इनको बीमारी नहीं हो रही है। तो उनको ये पता लगा कि ये एक प्रकार का भोजन है जिसको कुछ आदिवासी लोग लगातार पूरा फुल टाइम उसी का सेवन कर रहे हैं, उसी का सेवन करके ही वो अपना जीवन स्वस्थ बिता रहे हैं। और ओलंपिक्स में ये बताया गया कि ये जो स्पिरुलिना है, इसका इस्तेमाल एथलीट्स करते हैं। एथलीट्स क्यों करते हैं? क्योंकि जो एथलीट्स हैं, यानी कि जो दौड़ भाग या कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं शारीरिक रूप से, उनको ज्यादा मात्रा में विटामिन मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति स्पिरुलिना से होती है। तो हमारे आपके सामने एक बहुत ही शानदार उत्पाद है जिसका नाम है एस्टासाइनिन। इसके अंदर स्पिरुलिना भी है, इसके अंदर एस्टाजेंथिन भी है। यदि मैं समरी ऑफ बेनिफिट्स की बात करूं, तो समरी में जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ई से 110 गुना ज्यादा पावरफुल होता है एस्टाजेंथिन।
800 गुना ज्यादा पावरफुल होता है को एंजाइम Q10 से, और विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करने में। तो जो इसके बेनिफिट्स को जब हम कम कर करके और दो तीन चार लाइन में जब इसको समेटने की बात करते हैं इसके बेनिफिट्स को, तो हम ये पाते हैं कि ये हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारी आंखों की रोशनी को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी कि जो शरीर में जो गंदगी तैयार हो रही है उसको ये बाहर करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, सेल लेवल पे जो रिजुविनेशन नव निर्माण का कार्य चल रहा है उसको इम्प्रूव करता है, इंड्योरेंस और रिकवरी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी ओवरऑल जो हमारी एजिंग है, जो हमारा बुढ़ापा आने की जो प्रक्रिया है उसको ये स्लो डाउन करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये सीक्रेट है, ये एक ऐसा सीक्रेट है जो सेलिब्रिटीज लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अपने आप को युवा रख सकते हैं। तो ऐसा ही उत्पाद हमारे पास है और ये बहुत ही शानदार उत्पाद है। एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेशंस कहाँ कहाँ से हैं। जो हमारे पास एस्टासाइनिन है इसका सर्टिफिकेशन यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूएसडीए और ऑर्गेनिक करके है, यहां से हम लोगों को अप्रूवल है इस प्रोडक्ट का। नेचरलैंड स्विट्जरलैंड की संस्था है, वहां से इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड है। कोशर हलाल जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन लोगों ने भी इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है, वहां से भी इसको डाइटरी इंग्रेडिएंट का दिया गया है। और इको सर्ट करके एक संस्था है, ये भी स्विट्जरलैंड का है, इसका बहुत टफ मानक है। सामान्य तौर पे ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, उन कड़े मानकों को भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसको फुलफिल करता है। तो माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं इट इज एक्सीलेंट मार्वेलस। इसका इस्तेमाल किसको करना चाहिए, किन कंडीशंस में करना चाहिए, मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इसका उपयोग हर एक व्यक्ति कर सकता है। कितना कर सकता है? आप अपने शरीर के वजन का 1 ग्राम प्रति किलोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधिकतम। यानी कि यदि मान लीजिए मेरा जो वजन है 80 किलो है, तो मैं 80 ग्राम तक इसका सेवन कर सकता हूँ। 80 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 160 टैबलेट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये इतना सुरक्षित है। और न्यूनतम मैं कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ, कम से कम 1 ग्राम से 2 ग्राम प्रतिदिन मुझे सेवन करना चाहिए इस एस्टाजैंथिन और स्पिरुलिना के कॉम्बिनेशन का। तो 1 से 2 ग्राम कितना होगा, 2 से 4 टैबलेट या 6 टैबलेट प्रतिदिन यदि मैं सेवन कर रहा हूं, तो जो मेरे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जा रही है, जो विटामिन्स मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की जो कमी रह जा रही है, उसको ये पूर्ति कर देता है। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई और प्रोडक्ट देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आप जीवन आनंद दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप महिला को काया मनोहारी दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, यदि आप साथ में एस्टासाइनिन को दे देते हैं, तो आप ऐसे समझें कि जो उसकी बॉडी में क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए आपने कोई प्रोडक्ट दिया, लेकिन जो उसके भोजन में कमी रह जा रही है, आप एस्टासाइनिन का सेवन करा करके जो उसके भोजन में क्वालिटी है उसको आप इंप्रूव कर देंगे। उससे होगा ये कि हमारी बॉडी के जो रिकवरी प्रोसेस है, बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है, और शरीर का जो किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की जो रफ्तार है वो तीव्र हो जाएगी। और इसका सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है, पूरी तरह से सुरक्षित है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबको मैं बोलूंगा कि आप लोग हमेशा अपने पास रखे रहें इसको, और दिन भर में 2 टैबलेट 4 टैबलेट यदि किसी के पास आप हैं वहां पर भी आप इसका सेवन जरूर करें, सो दैट आपको इतने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्राप्त हों। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी समझ में आई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना धन्यवाद मैसेज बताया है। उदय राज जी कह रहे हैं कि दिस इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। लवकुश जी कह रहे हैं ग्रेट ट्रेनिंग। मंगला जी बता रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हीं को मिलता है जो 95% ऑर्गेनिक होते हैं, उन्हीं को मिलता है, बिल्कुल सही है। सुभाष बहादुर जी भी कह रहे हैं कि वेरी वेरी एक्सीलेंट नॉलेज, धन्यवाद सर। और
उदय जी कह रहे हैं कि अगर इसका सेवन कर रहे हैं तो ये हार्ट अटैक को भी रोकता है। बिल्कुल से आप सही कह रहे हैं। कभी हम लोग जो हार्ट की ट्रेनिंग होगी उसको हम लोग समझेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में चीज है उसका रोल ना सिर्फ हार्ट हेल्थ से है, बल्कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका जो रोल है वो कैंसर को भी प्रिवेंट करने में होता है। यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट है नाम की चीज, ये एक्चुअल में हर एक बीमारी से शरीर की रक्षा करने में सक्षम है। क्योंकि आप ऐसे समझें, यदि आपके पास आपकी जो सेल है, यदि वो डैमेज हो रही है एवरी डे, तो उसमें बीमारी जल्दी आएगी। यदि आप उस डैमेज को कोई ऐसा प्रोटेक्शन लेयर लगा के यदि आप उसको स्लो डाउन कर दें या उसको आप रोक दें, तो जो नुकसान होगा बहुत ही कम होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है ये। और नितिन जी ने कहा है थैंक यू सर, नाइस प्रोडक्ट, थैंक यू वेरी मच। आपको भी मैं कहना चाहूंगा। सुभाष जी ने भी कहा है नाइस प्रोडक्ट। देवराज जी कह रहे हैं ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्थ जी, थैंक यू। शिवचंद जी धन्यवाद। और ये नितिन जी कह रहे हैं कि हाँ, गिठानों को भी गलाता है। अब देखिए नितिन जी ने एक रिजल्ट लिया है जहां पे अगर बॉडी में कहीं पे ना इस शरीर में गांठें बन जाती हैं, जैसे सिस्ट बन गया, ट्यूमर बन गया, उसको भी डिसॉल्व करने में ये हेल्प करता है। बिल्कुल सही कहा नितिन जी ने। बिल्कुल सही सर। धर्मेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं कि नाइस प्रोडक्ट सर, बिल्कुल थैंक यू। अरुण जी कह रहे हैं वेरी एक्सीलेंट नॉलेज, थैंक्स सर जी, आप सबका भी धन्यवाद। और महेंद्र जी भी कह रहे हैं राइट सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं चाहूंगा कौशल जी आए आकर के आगे की मीटिंग को बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन के लिए हम सबको लिए। क्योंकि एक एक्सरसाइज सभी इस्तेमाल करते हैं, पर इसके बारे में ना जानना बहुत जरूरी है कि कितना ज़्यादा उपयोगी उत्पाद है, और ये छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी आदमी इसको कितनी भी मात्रा में इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारी सहज आयुर्वेदा की रेंज है, वैसे हमारी ग्रीन गोल्ड की रेंज आती है। तो ग्रीन गोल्ड की जो रेंज है वो सभी के लिए है, सुरक्षित है, लाइफ टाइम आदमी इसको ले सकता है। और जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को एवरी डे एक नियम बना है कि सोते समय एक एक टैबलेट में देता हूँ। इससे बहुत सारा फर्क उनको पड़ता है। तो सर अगेन आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग का अपने ओपिनियन देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप लिखते हैं तो इससे क्या होता है, जो ट्रेनिंग दे रहा होता है ना उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ, आपको हमारी बात पहुंच रही है। तो अगेन सभी को धन्यवाद इस चीज़ के बारे में सर। ठीक है। और आई होप आपका ट्रेनिंग, आज का ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त था। सभी को बहुत सारी बातें समझ में आई, और सभी लोग इसके पर्सनल पहले यूज करना शुरू करें। क्योंकि हर इंसान की अपनी फैमिली है, और फैमिली अगर हेल्दी रहे, हम हेल्दी रहें, इससे बड़ी दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। तो अगेन सर आपको धन्यवाद और थैंक यू सो मच। और बस इसी बात से मीटिंग हम समाप्त करेंगे अपनी। और सर अगला जो मीटिंग होगा वो हमारा फ्राइडे को होगा। वहाँ पे हम बिजनेस ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे हम व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्लान में आगे बढ़ सकते हैं।